नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या सभी राज्यों की विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं? मतलब ये असंभव बात नहीं है। 1967 तक ऐसा होता रहा है। 1952, 57, 62 और 67 ये चार चुनाव जो हैं लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ हुए थे। उसके बाद जो है अलग अलग हो गए, इसलिए कि 67 में कई राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, तो गठबंधन की सरकारें बनी चली नहीं, तो 68-69 में ये विधानसभाएं भंग हो गई, तो मिड टर्म पोल हुआ। इसी तरह से इंदिरा गांधी ने 1971 में लोकसभा का मिड टर्म पोल कराया, तो उसके बाद से ये जो है ये समीकरण बिगड़ गया, तो विधानसभा के अलग और लोकसभा का चुनाव अलग होने लगा। अब फिर सवाल उठा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल डेढ़ साल पहले ये बात कही कि सभी राज्यों के और लोकसभा चुनाव साथ होने चाहिए, वरना होता ये है कि हम हर साल चुनावी मोड में होते हैं। किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहा होता है, उसकी वजह से आचार संहिता लगती है। तो उन्होंने कहा कि बात यही नहीं है कि किसी एक राज्य में चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग जब किसी राज्य में चुनाव की तैयारी करता है तो वहाँ अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है अपने हिसाब से, और इसमें वो दूसरे राज्यों के जो अच्छे अधिकारी हैं उनको जो लाकर जो है वो उनकी नियुक्ति करता है। इससे उस राज्य जहाँ से अधिकारी आए हैं उस राज्य का भी विकास प्रभावित होता है, और यहाँ चुनाव की वजह से आचार संहिता होती है उसकी वजह से। तो लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। इससे खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है और इसका फ़ायदा किसी को होता नहीं। तो इस पर विचार करने के बाद इस पर जो है 30 अगस्त 2018 30 अगस्त 2018 को लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंपी और इसमें बताया कि कैसे सभी विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव साथ हो सकते हैं। इसके अलावा नीति आयोग ने एक डिस्कशन पेपर तैयार किया, वो भी सरकार को सौंपा। उसके साथ ही चुनाव आयोग ने अपनी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई कि कैसे ये सारे चुनाव एक साथ हो सकते हैं, वो रिपोर्ट। ये तीनों रिपोर्ट सरकार के पास है। अब फैसला सरकार पर है। इन तीनों की माने तो लॉ कमीशन और नीति आयोग और इलेक्शन कमीशन, उस समय ओपी रावत थे इलेक्शन कमीशन में, अब उनका कहना है कि ये हो सकता है 2019 में भी हो सकता था। इन लोगों ने ये तैयारी 2019 के हिसाब से की थी कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसके साथ ही सभी विधानसभाओं के चुनाव कर दिए जाए। अब ये सवाल है कि होगा कैसे। ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे संविधान संशोधन करने पड़ेंगे। तो संविधान संशोधन में जो सबसे बड़ी अड़चन आएगी, पहला तो सवाल ये है कि क्या सब तैयार है। जब तक सब पार्टियां तैयार नहीं होती तब तक मुश्किल है। तो पार्टियों के तैयार होने में मुश्किल क्या है? जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी तैयार है। कांग्रेस थोड़ा सा सशंकित है, वो इस आइडिया की समर्थक है, लेकिन उसके मन में शंका है अभी भी कि इससे उसका फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। इसमें देखिए पार्टियों को क्या फ़ायदा होता है। पार्टियों को फ़ायदा ये होता है कि एक लोकसभा सीट के तहत जितनी विधानसभा सीटें आती हैं, तो उन सब में अगर आपकी पार्टी का कैंडिडेट है और पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है तो चुनाव का खर्च कम हो जाता है। इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है उनका भी खर्च कम हो जाता है और पार्टी का भी चुनाव का प्रचार का पैसा कम हो जाता है, क्योंकि एक रैली होगी अगर एक लोकसभा क्षेत्र में तो वो विधानसभा के उम्मीदवारों के लिए भी होगी, लोकसभा के लिए भी। तो इसलिए जो है खर्चा कम हो जाता है। फिर डिप्लॉयमेंट, इतनी बड़ी संख्या में जो चुनाव के लिए जो कर्मचारियों का डिप्लॉयमेंट होता है, उनका भत्ता, उनके ठहरने की जगह, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, और जिस राज्य से आए हैं उस राज्य में जो उनके कामकाज पर उस राज्य के पड़ता है, वो सब, ये सब मिला के ये पूरा सिस्टम घाटे का ही सौदा है। तो अब इसमें राष्ट्रीय पार्टियों की बात की मैंने। अब क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं इनमें से काफ़ी हैं, ज़्यादातर ऐसी हैं जिनको आशंका है कि इससे हमको नुकसान होगा। तो उनकी आशंका का कारण क्या है? उनका कहना है कि अगर साथ साथ चुनाव हुए तो इन चुनावों में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हावी हो जाएंगे, क्षेत्रीय मुद्दे जो है वो नीचे दब जाएंगे। अगर क्षेत्रीय मुद्दे जो है वो गौड़ हो गए और नीचे दब गए तो उससे हमारा नुकसान होगा। हमारे जो मुद्दे हैं वो ठीक से हाईलाइट नहीं हो पाएंगे। लेकिन जहाँ भी इस तरह का साथ साथ चुनाव होता है, ये मतदाता ने दिखाया है कि उसमें स्प्लिट वोटिंग की क्षमता है। वो केंद्र के लिए किसी और को, राज्य के लिए किसी और को। ज़्यादा उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है।
देश की राजधानी दिल्ली का ही उदाहरण देख लीजिए। दिल्ली में जो है विधानसभा में किसी और को, लोकसभा में किसी और को, तो लोग जानते हैं कि कौन विधानसभा के लिए ठीक है और कौन लोकसभा के लिए, यानी देश चलाने के लिए। तो ये कंसेंसस बनाना इतना आसान नहीं होगा। अब मुश्किल क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने हैं कई तरह के होंगे, उनमें दो सबसे मुश्किल अमेंडमेंट है। एक है जिन लोकसभा के साथ मान लीजिए कि मानकर चलते हैं कि 2024 में कराने जा रही सरकार, तो जिन विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है अभी 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में, 8 महीने में, यानी लोकसभा से पहले, उनका कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी को या किसी जो भी सत्तारूढ़ दल है उसको कोई एतराज़ होगा। समस्या होगी जिन विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना पड़ेगा। तो उसके दो तरीके हो सकते हैं कि उन राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट की संस्तुति से विधानसभा को भंग कर दें, या फिर संविधान में संशोधन करके ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जिनका कार्यकाल जो है बचा हुआ है वो भी जो है वो विधानसभाएं भंग कर दी जाएंगी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करना मुझे लगता है सबसे मुश्किल होगा। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 1951 में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और लोकसभा और विधानसभा का जो प्रोसीजर ऑफ रूल है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। तो ये सारे अमेंडमेंट हो सकते हैं अगर सब तैयार हो। अब सवाल ये है कि इसमें समस्या क्या आएगी। समस्याएं कई आएंगी जिनका निदान भी जो है लॉ कमीशन ने सुझाया है। एक समस्या कि मान लीजिए कि कोई किसी राज्य में या लोकसभा में भी हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस आए, वो सरकार गिर जाए, तब क्या होगा। तो उसके लिए दो विकल्प सुझाए गए। एक, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा बजाय सीधे नो कॉन्फिडेंस वोट के। अब ये कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या है? ये है कि अगर आप किसी सरकार में अपना अविश्वास जाहिर करते हैं तो आपको वैकल्पिक सरकार का भी प्रस्ताव लाना पड़ेगा कि हम इनको हटा रहे हैं और इनको ला रहे हैं। अगर जिसको ला रहे हैं उसको बहुमत मिल जाता है, सरकार चलती रहेगी, लोकसभा या विधानसभा भंग करने की स्थिति नहीं आएगी। तो इसलिए बीच टर्म में कोई सरकार गिरेगी नहीं। अगर एक पार्टी की या एक मुख्यमंत्री बदलता है, दूसरा आएगा, दूसरी पार्टी आएगी, लेकिन सरकार की कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। दूसरी समस्या कि अगर चुनाव के बाद हंग असेंबली आ गई या हंग पार्लियामेंट आ गई, तब क्या होगा। तो इस पर लॉ कमीशन का सुझाव ये है कि प्रेसिडेंट अगर लोकसभा का मामला है, गवर्नर अगर विधानसभा का मामला है, तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और उसके प्री पोल या पोस्ट पोल एलाइज हैं, उनको पहले सरकार बनाने का मौका दे। अब मान लीजिए कि ये सरकार बन गई, लेकिन 6 महीने बाद ये सरकार फिर अल्पमत में आ जाती है, कुछ लोग चले जाते हैं, तो क्या होगा। तो ये सुझाया है कि मान लीजिए कि ये सरकार 6 महीने या एक साल चली, तो चुनाव की अगर नौबत आ गई, जैसे जो मैंने कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहा है, वो जो सुझाव है अभी तक वो लोकसभा के लिए है। विधानसभा में मान लीजिए कि अगर चुनाव की नौबत आ गई, तो जो बचा हुआ कार्यकाल है विधानसभा का, उसी के लिए चुनाव होगा। अगर मान लीजिए 1 साल बीत चुका है और 4 साल बचा हुआ है, तो जो नई विधानसभा चुनी जाएगी वो 4 साल के लिए, जिससे ये साइकिल एक साथ चुनाव का बरकरार रहे। एक और सुझाव लॉ कमीशन ने दिया है कि डिफेक्शन के जितने मामले हैं, ये जो व्हिप का उल्लंघन करने पर या दूसरे किसी भी कारण से या पार्टी छोड़ने का जो है, इस पर जो भी पीठासीन अधिकारी है, विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष, उनको 6 महीने के अंदर इस पर फैसला करना अनिवार्य होगा। इससे ज़्यादा समय न ले सकते हैं, न जो है दूसरे पक्षों को दे सकते हैं। तो 6 महीने के अंदर इसका फैसला होगा। ये नहीं होगा कि मामला जो है लंबित है, देर तक चला, फिर कोर्ट में गया, फिर पता चला कि विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल ख़त्म हो गया और ये मामला जो है चल ही रहा है। तो इस तरह की स्थिति नहीं होगी। अब इसमें कुछ और व्यवहारिक समस्याएं हैं जिसकी ओर लोग इशारा कर रहे हैं कि ये प्रस्ताव पूरी तरह से अव्यवहारिक है। हालांकि ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 4 लोकसभा और 4 विधानसभा के चुनाव आज़ादी के बाद हम इसी व्यवस्था से करा चुके हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये अव्यवहारिक है, ये ठीक बात नहीं है। समस्या के तौर पर 2 मुद्दे उठाए जा रहे हैं। एक, सुरक्षा व्यवस्था। इतनी बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स या फोर्स कहाँ से लाएगी सरकार कि चुनाव कराया जा सके।
अब उसके लिए तर्क देते हैं कुछ लोग कि जो है अभी भी बड़े राज्यों में चुनाव आयोग सिंगल फेज़ में चुनाव नहीं करा पाता, मतदान नहीं करा पाता। तो ये कोई तर्क नहीं है। पूरे देश के स्तर पर होगा तो कई फेजेस में होगा। सारा डिप्लॉयमेंट कहीं पूरे देश के स्तर पर एक साथ नहीं होना है। जैसे पहले होता था वैसे अब भी होगा। तो सुरक्षा बलों की नियुक्ति का जो सवाल है वो केंद्र सरकार उसको हल कर सकती है, उसका उपाय निकाल सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा जो मुद्दा है वो भी कोई बड़ा मुश्किल मुद्दा नहीं है, वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, कि इतने बड़े पैमाने पर चुनाव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है हर बूथ पर दो की ज़रूरत होगी, एक विधानसभा के लिए, एक लोकसभा के लिए। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। तो सरकार चाहे तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है अभी से शुरू करे तो करा सकती है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सवाल कुल मिलाकर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती या दूसरे मैन पावर की तैनाती, ये सब मुद्दा नहीं है। मुद्दा है पॉलिटिकल विल का, कि क्या सब लोग ऐसा चाहते हैं, क्या सब लोग इसके लिए तैयार हैं। वो कहते हैं ना, इफ़ देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। तो अगर आपको तैयार है, आप इसका रास्ता निकालना चाहते हैं तो रास्ता निकल आएगा। लेकिन इतनी बात तो सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये देश के लिए फ़ायदे के लिए, ये राजनीति के लिए भी फ़ायदे के लिए, ये चुनाव में जो काले धन का उपयोग होता है उस मामले में भी फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर चुनाव पर खर्चा घटेगा तो काले धन का इस्तेमाल भी घटेगा। तो काले धन के लिए जो तिकड़म जो धतकर्म जो है नेता करते हैं वो भी कम होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि क्या सरकार इसके लिए तैयार है। प्रधानमंत्री तो इसके लिए कम से कम 2 साल पहले, 2.5 साल पहले से तैयार है। पार्टी की तैयारी है इस मामले में विस्तृत, जहां जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रिपोर्ट आ चुकी है, उनके प्रस्ताव आ चुके हैं, प्रेजेंटेशन आ चुका है। अब सरकार को 2 काम करने हैं। पहले एक पॉलिटिकल कंसेंसस तैयार करने का, कि सभी दलों से बात करें और ये समझाने की कोशिश करें कि पहली बार में किसी पार्टी का थोड़ा नुकसान, किसी का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, सबके लिए समान अवसर होगा। दूसरा, संविधान संशोधन। अगर ये पॉलिटिकल कंसेंसस बन जाता है तो संविधान संशोधन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला मौका सरकार के पास है, अगर ऐसा करना है, उसकी तैयारी शुरू करनी है, तो संसद का शीतकालीन सत्र। अगर उससे देर हो जाती है तो उसके बाद बजट सत्र। अगर उस समय तक संविधान संशोधन नहीं हुए तो आप मानकर चलिए कि 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ नहीं हो सकते। अब सबसे मुश्किल सवाल है कि इतनी फ्रैगमेंटेड पॉलिटी में क्या इस तरह का पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना संभव है। तो इसी फ्रैगमेंटेड पॉलिटी में हमने जीएसटी पर पॉलिटिकल कंसेंसस बनाकर दिखाया। उसमें बहुत बड़ी भूमिका स्वर्गीय अरुण जेटली की थी। उनके जिस तरह के संबंध थे बाकी दलों के नेताओं से, उसने भी बड़ी भूमिका उसमें अदा की। लेकिन अगर आप करने को तैयार हैं, अगर लोगों को आप कन्विंस कर पाते हैं कि ये देश के लिए फ़ायदे के लिए है, राजनीति के लिए फ़ायदे के लिए है, उनके अपने दल के लिए फ़ायदे के लिए है, तो उनको समझने में आसानी होगी और साथ आने में भी आसानी होगी। अब सब कुछ निर्भर करता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है। अगर गंभीर है तो उस गंभीरता से कदम उठाएगी और इसके प्रयास करेगी, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि अगर साथ साथ चुनाव हो तो देश की बहुत सारी समस्याओं का इसमें से हल निकल सकता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।